मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, यूपी। मैं आपके बीच सीआरपीसी चैप्टर 24 पर कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सीआरपीसी का चैप्टर 24 सेक्शन 300 से लेकर 327 तथा बीएनएसएस 2023 में 337 से लेकर 366 के बीच में है। यह चैप्टर जो है जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध बताता है। जनरल प्रोविजन एज इंक्वायरी एंड ट्रायल है। इसका कुल जो है चैप्टर 24 में कुल 29 सेक्शन है। इधर सेम चीज़ है, 337 से लेकर 366 बीएनएसएस बताता है। इसमें सेक्शन 300 शुरुआत होती है, जो कि ये बताता है कि एक बार किसी एक्यूज को किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट या एक्विटल कर दिया, कन्विक्शन या एक्विटल हो गया, तो पुनः उसका उसी क्राइम के लिए ट्रायल नहीं होगा। डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का आर्टिकल 20 सब क्लास 2 में भी यह व्यवस्था दी गई है कि डबल जियोपार्डी एक बार अगर कन्विक्शन या एक्विटल हो गया तो पुनः विचारण नहीं होगा। कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसी में आगे 300 का सब क्लास 1 में पहले तो बताता है कि कन्विक्शन एक्विटल हो गया तो पुनः विचारण नहीं होगा। लेकिन अगर आरोप 300 221 जहाँ पर कि चार्ज वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक साथ कई मुकदमों का विचारण हो रहा है तो उससे संबंधित अगर कोई ऐसा कमी रह गई हो, कोई सेक्शन छूट गया हो, कोई क्राइम छूट गया हो, तो पुनः विचारण हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है 221 की धारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, यानी छूट गया। कई क्राइम का एक साथ विचारण हो रहा था, उसमें से कोई छूट गया हो, ऐसी कंडीशन में फिर विचारण हो सकता है, या जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था, यानी उसका एक्विटल हो सकता, कन्विक्शन हो सकता था। तो ऐसी कंडीशन में पुनः विचारण हो सकता है। इसका एक अपवाद है। फिर दूसरा इसी का सब क्लास 2 बताता है कि किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 सब क्लास 1, ये भी जो है चार्ज के चैप्टर में यह बात आती है। 220 वही एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण है, और 221 जो सेक्शन चार्ज वाले में था, जहां इस बारे में संदेह हो कि कौन सा अपराध किया है, तो इन दोनों चीज़ों में 220 221 का जहां कंडीशन कोर्ट के सामने आती है, तो कोर्ट जो है इसका ये एक्सेप्शन में पुनः विचारण हो सकता है। तो ये कोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट की सम्मति से होगा। जैसे 221 बता दिया जहां डाउटफुल हो, और 220 बता दिया चार्ज वाले चैप्टर में एक साथ कई मुकदमे हों, छूट गए हों, और 221 में बता रहा है कि जहाँ ये डाउट हो कि कौन सा अपराध किया, कौन सा छूटा। तो ऐसी ये सब विशेष परिस्थितियों में अगर कोई क्राइम छूट गया हो ट्रायल उसका, तो पुनः विचारण हो सकता है। कुल मिलाकर के 300 में यही बताया गया कि एक बार ट्रायल हुआ तो पुनः सीएम का तो नहीं होगा। अगर विशेष लाभ विशेष एक्ट है तो पुनः हो सकता है, जिसमें कि एक अभी लालू यादव का केस था, जिसमें हाई कोर्ट वगैरह से ये आर्डर आया था कि चारा घोटाले में उनको कन्विक्शन हो गया था। उसके बाद विशेष एक्ट में भी वो बात आ रही थी, तो पुनः ये हुआ कि ये जो है इस पर बार नहीं करेगा, पुनः विचारण हो सकता है। उसी का अपवाद में रहा। फिर आगे है सब क्लास 3 में कि जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से
जिसके लिए वह दोष सिद्ध हुआ भिन्न कोई अपराध बनाते हो, उसी के रेलिवेंट बताते हैं कि कोई अलग कोई क्राइम हो, अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचार। अंतिम यानी जो रिजल्ट निकल रहा हो, कई क्राइम किए गए हों, लास्ट वाला हो, कोई रिजल्ट निकल रहा हो, लग रहा हो कि ये मुकदमा ये क्राइम का ट्रायल नहीं हो पाया है, तो पुनः न्यायालय उसको ट्रायल कर सकता है। तो इस तरीके से इसमें जो है एक और सेक्शन दिया, इसी का सब क्लास 300 का ही सब क्लास में दिया हुआ है कि 257 कंप्लेंट वाला मुकदमा हम लोग पढ़ रहे थे। मुकदमा वापसी के बाद एक था कि कंप्लेंट से भिन्न कोई मुकदमा हो, स्टेट का मुकदमा हो, तो वो अगर स्टे कर दिया गया रहा हो किसी कोई विशेष कारण से, तो उसका भी ट्रायल हो सकता है। विचारण इसका ये अपवाद बताया गया। तो इस तरीके से ये 300 का जो डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल है, ये हम लोगों के प्रैक्टिस में आता है। ये जनरल जानना चाहिए कि सेम क्राइम का, सेम सेक्शन का पुनः विचारण मुकदमा नहीं चलेगा, वही कोर्ट नहीं चलेगी। अब इसके बाद 301 आता है लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात है। इसमें जो है जो सरकारी वकील होते हैं, APO हो चाहे ADGC हो, उनको हाजिर होने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोर्ट में उनको कोई अनुज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी में ये जो है सब क्लास 2 301 सब क्लास 2 में जो प्राइवेट काउंसिल की बात आती है, वो दिया गया है किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी प्लीडर को अनुदेश देता है, तो मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक ADGC DGC संचालन करेगा, और ऐसी अनुदिष्टि प्लीडर उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश पर जो कि प्राइवेट काउंसिल खड़े होते हैं अभियोजन की तरफ से, वो उनके सरकारी वकील ADGC DGC के डायरेक्शन में, निर्देशन में ही अपना काम करेंगे और लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। इतना ही उनका ड्यूटी हो सकती है। प्राइवेट काउंसिल के बारे में बताया है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि प्राइवेट काउंसिल ही पूरा, कभी अगर 313 315 की जब बारी आती है, 233 में आप डिफेंस के गवाह आते हैं, तो लगते हैं प्राइवेट काउंसिल ही जीरा करने। मान लीजिए हम लोग डिफेंस का अपने गवाह का, डिफेंस की तरफ का कोई गवाह है, चीफ लिखवा दिए, तो ऐसा नहीं करने देना चाहिए, इस पर विरोध होना चाहिए। करेंगे तो सरकारी वकील ही क्रॉस करेंगे हमारे मुल्जिम का या हमारे मुल्जिम के गवाहों का। तो ये जो है उनका जो ड्यूटी राइट है प्राइवेट काउंसिल का, केवल लिखित बहस कर सकते हैं और अपने सरकारी वकील को असिस्ट कर सकते हैं। ये है 301। 302 आता है अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। किसी मामले की जांच या विचारणा करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन को संचालित करने के अनुज्ञा, मतलब इंस्पेक्टर तक का रैंक का कोई हो, अगर मजिस्ट्रेट शब्द आया हुआ है, मजिस्ट्रेट जो है प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए परमिशन दे सकता है। लेकिन जहां सरकारी वकील हो, लोक अभियोजक हो, ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के सरकारी वकील को कोई, कोर्ट के ये दिया गया है पावर कि पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो वो परमिशन दे सकता है। इसमें आगे परंतु में आया है, यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अगर वही इंस्पेक्टर जिसको परमिशन मजिस्ट्रेट दे रहा है कि आप संचालन करिए, अगर वही इंस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेशन किया है, तो वो जो है अभियोजन का संचालन नहीं करेगा। ये बताया अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है। स्वयं भी अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा, मतलब ये दे दिया गया है, प्राइवेट जिसका मुकदमा है वो भी करने का ये पावर दिया गया है। यानी वादी मुकदमा भी खड़ा हो सकता है या प्लीडर द्वारा भी हो सकता है। ये हो गया 303
हालांकि प्राइवेट वादी मुकदमा द्वारा कराने में कोर्ट को भी परेशानी होती है, टाइम लिंगर होता है, लीगल पोजीशन नहीं पता चलती है, इसलिए अवॉइड करते हैं लोग। है तो व्यवस्था तो दी गई है। 303 सेक्शन 303, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार। अब एक्यूज के बारे में ये बता दिया गया है कि अपना मनपसंद अधिवक्ता द्वारा जो है सक्षम इसमें दिया है, जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध ये संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है, उसका अधिकार अपनी पसंद का अधिवक्ता प्लेटर द्वारा अपने मुकदमे को प्लेट करे, आगे बढ़ावे, डिफेंस ले। 304 आता है सेक्शन, कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता है। इसमें लीगल एड वगैरह के बाद लीगल एड द कूड द स्टेट एक्सपेंस इन द सर्टेन केस, विशेष परिस्थिति हो जाए कि उसके बाद पैसा नहीं है, गरीबी है, जो भी है, उसके साथ लीगल एड की बात। 304 ये जानना चाहिए, लीडर MSQD वगैरह जो हम लोग के यहाँ पे होता है वो प्रोवाइड कराने की बात आती है। तो इसमें है कि प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, जहाँ न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है सरकार के व्यय पर नियुक्त करती है। 304 हो गया। 300, 301, 302, 303, 304। 305 आता है प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्री की सोसाइटी अभियुक्त, जहाँ पर कारपोरेशन हो, सोसाइटी हो, अगर उसको मुलजिम बनाया गया है तो उसका हेड आता है। मुलजिम तो कंपनी होती है लेकिन उसका हेड ही आएगा और वो जो है अपने बात को कोर्ट में गवाही साक्ष्य ये इंक्वायरी और ट्रायल में वो आकर के देगा। केवल इतने ही से मतलब है इसमें कि सोसाइटी या फर्म या कंपनी अगर मुलजिम बनी हुई है तो उसका हेड आवे या कोई भी मुखिया आवे, अपना संचालन करे मुकदमे को। ये सारा मैटर उसके बाद ये पूरा प्रकरण जो है 305 सेक्शन 305 वो प्रक्रिया बताता है। इसके बाद 306 आता है को एक्यूज को के पार्डन के बारे में। टेंडर अ पार्डन टू अकम्प्लिश, सह अपराधी को क्षमादान। इसमें यह दिया गया है कि किसी ऐसे अपराध से जिससे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच या विचारण, ट्रायल, इंक्वायरी के प्रक्रम में अपराध की जांच या विचारण करने वाला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या विचारण करने किसी प्रक्रम में इस शर्त पर क्षमा दान कर सकता है। इसमें ये पावर बताया गया है कि मजिस्ट्रेट लेवल का जो भी है PO, वो उसको अगर सुटेबल समझ में आता है तो को एक्यूज को पार्डन की बात करता है। यह धारा अगर दिया हुआ सब निम्नलिखित को लागू होगी कब, जब सेशन न्यायालय द्वारा दंड विधि संशोधन 1952 दिया, विशेष अगर कोई विशेष न्यायाधीश हो, स्पेशल कोर्ट हो और जिसमें 7 साल तक की सज़ा का व्यवस्था हो, वहाँ पर भी लागू होगी। फिर इसमें आगे दिया है कि उसका रीजन रिकॉर्ड करेगा, कैसे क्यों दे रहा है, क्षमादान क्यों दे रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मोटा मोटी ये है कि मजिस्ट्रेट को और स्पेशल कोर्ट सेशन को क्षमादान देने का ये पावर के बारे में बताता है। जनरल बहुत कम दिखाई देता है, आपको ट्रायल करना ही पड़ेगा। और इसमें कहीं पर ये भी यदि अपराध अनंतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। अब इसमें ये भी है कि अगर उसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि अगर वो जो है ट्रायल करने लायक नहीं है तो सेशन में आगे की ओर फॉरवर्ड करने की बात करता है। किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा, इसका विचार स्वयं करेगा। तो कुल मिला के 7 साल तक की सज़ा वाला और मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि को एक्यूज को क्षमादान की बात है।
बहुत ज़्यादा इसमें यूज तो नहीं आता है। क्षमा, फिर आगे आता है 307, क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय केंद्र निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया गया है, जैसे वो आगे सक्षम नहीं था, अभी जस्ट पहले ये 306 में दिया है कि अगर उसको लगता है कि सीजीएम को भेज दे ऊपर की ओर आगे फॉरवर्ड कर दे, तो वहाँ पर सुपुर्द किया जाता है। तो ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारणा में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा, मतलब जैसे सेशन कोर्ट में गया, स्पेशल कोर्ट में मान लीजिए ट्रांसफ़र चला गया, मजिस्ट्रेट भेज दिया या सीजीएम के यहाँ भेज दिया, तो ठीक उसी तरीके से उस कोर्ट को भी जहाँ वो सुपुर्द किया, कमिट किया है, उसको भी पावर होगा कि क्षमादान की बात। 308 आता है, क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। अगर 306 और 307 में जो कि मजिस्ट्रेट किया या मजिस्ट्रेट जिसको कमिटल किया, जिसको भेज दिया सेशन स्पेशल कोर्ट को, कह रहा है सेशन की बात नहीं है यहाँ पर, 7 साल तक की सज़ा वाली बात है केवल। तो अगर 306 307 में भेज के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया जाता है और लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी आवश्यक बात को जानबूझकर छिपा करके मिथ्या साक्ष्य दे करके इस शर्त का पालन नहीं किया है, यानी वो कोर्ट में कहीं आनो झूठ बोल करके क्षमादान का लाभ ले लिया है, तो पुनः किसमें दे रहा है, ऐसा अगर कृत्य हो गया है तो साक्ष्य देने के अपराध के लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसका फिर से, जैसे 195 कोर्ट में मिथ्या साक्ष्य देने वाला अपराध था 340 सीआरपीसी पठित धारा 195, जो कि 193 आईपीसी में था, झूठा कोर्ट में बयान देना या शपथ पत्र देना, उसका यहाँ पर 340 पठित धारा 195 बताता है कि कोर्ट में झूठ बोलने पर अपराध, उसमें ये मुकदमा चल सकता है, पुनः ट्रायल नहीं होगा उसका। क्षमादान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया 164, किसी मजिस्ट्रेट या धारा 306 जो कि इंस्टिगेशन वगैरह का था, दुष्प्रेरण वगैरह के बारे में है आईपीसी में, कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जाए। अगर वो 164 में अगर ये क्षमादान 164 का बयान लिया है और बयान दिया है, तो उसको जो है ये दुष्प्रेरण वगैरह वाले मामले में उस बयान का उपयोग लाया जा सकता है, ये चीज़ बता रहा है। इस तरीके से क्षमादान का लाभ ले लेना कोर्ट में झूठ बोलने पर बहुत ज़्यादा है तो 340 की कार्रवाई हो सकती है। ये चीज़ जो है अगर उसका पालन नहीं कर रहा है, झूठ बोल दिया है, इसमें फिर आया है ऐसे विचारण के समय न्यायालय, यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़ के सुनाएगा, समझाएगा। मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साथियों को साक्ष्य लिए जाने के पूर्व उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात है। फिर यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिभाग अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा निर्णय देने के लिए। ये वाला पूरा सेक्शन जो है, अगर पार्डन हो गया 306 307 यानी 308 में क्षमादान करने की शर्तों कंडीशन को पालन न करे तो उसके पनिशमेंट के बारे में बताता है। 309 आता है पावर ऑफ पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग। जब हम लोग जो है एडजर्न डालते हैं, एडजर्नमेंट करते हैं कोर्ट में, उसके बारे में बताता है कि कोई भी विचारण चल रहा हो, इंक्वायरी ट्रायल चल रहा हो, उसमें साक्षियों का हाजिर होना होगा। हाजिरी साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन इसमें कहता है कि डे बाय डे जो है न्यायालय में होगा। 376 वगैरह के मैटर में, पॉक्सो वगैरह के मैटर में ये बताते हैं कि डे बाय डेली जो है गवाही अगर कंटिन्यू हो गई तो चलती रहेगी। इसी पर जो है पॉक्सो कोर्ट में दबाव बनाया जाता है कि डेली जो है जब तक कि उसकी गवाही पूरी ना हो जाए रोज़ डेट लगाते रहते हैं। तो ये एडजर्नमेंट जो बात है, एडजर्न
विशेष परिस्थिति में ही मुलतवी होगी, स्थगित होगी कार्यवाही। और कोई मजिस्ट्रेट अगर जहाँ आता है बात किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन, ये तो रिमांड वगैरह की बात भी है इसमें, अगर वो कस्टडी में है तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। और ये साक्षी, जब साक्षी हाजिर हो तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन मुलतवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना तो उल्लेखबद्ध किए जाएंगे नहीं है। विशेष कारण होगा तभी मतलब ये अर्जन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परंतु यह कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थागित दंडादेश के विरुद्ध हेतु दर्शित करने में समर्थ बनाए। ये इस तरीके के भिन्न कारण, परंतु कोई भी स्थगन एक पक्षकार के अनुरोध पर नहीं मंजूर किया जाएगा सिवाय वहाँ के जहाँ परिस्थितियाँ उस पक्षकार के नियंत्रण के परे हों। विशेष कंडीशन बता रहा है कब जो है अर्जन होगा और कब नहीं होगा। मान के चलिए कि 376 वगैरह का मैटर हो, 500 वगैरह हो, इसी में जो है कोर्ट का दबाव बनाते हैं कि भाई अर्जन नहीं माना जाएगा। और आप पूरी जो है इसमें बल्कि ये भी दिया है कि 376 वगैरह के मामले में आरोप पत्र के फाइल किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि में उसका जो है ट्रायल भी, गवाही पूरी हो जाए, दिन डे बाई डे की जांच या विचारण आईपीसी का जो 376D है, 376C है, किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण यथासंभव आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से 2 महीने में ही पूरा किया जाए। किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, 2 महीने में पूरा करने की बात ये कह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। आगे एडजमेंट विशेष परिस्थिति में है, मेडिकल है तो क्यों नहीं होगा, विशेष कारण आ गया तो क्यों नहीं होगा, ये कोई मतलब थोड़ी है। रीजनेबल कारण होगा तो जरूर एडजन होगा। एडजमेंट 309 आगे 317 आता है जिसमें हम लोग हाजिरी माफी वगैरह देते हैं, वो अलग व्यवस्था दी गई है। 309 एडजमेंट की बात करता है कि पूरी कार्रवाई रोक दी जाए। मुलजिम नहीं है तो गवाही होगी, कार्रवाई न रुके तो मुलजिम की हाजिरी माफी 317 में चली जाती है। आगे 309 इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन था, और 300 और 301 सरकारी वकील और प्राइवेट वकील की बात थी। 300, 301, 309 आया। 302 स्थानीय निरीक्षण के बारे में आता है, जहाँ पर यदि कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाए, इसमें दिया हुआ है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच विचारण, इंक्वायरी और ट्रायल या अन्य प्रोसीडिंग में पक्षकारों को समय सूचना देने के पश्चात किसी स्थान में जिसमें अपराध का किया जाना कथित है वहाँ का जाकर के मौका मुआयने की बात है, अन्य स्थान में जा सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके बारे में राय हो कि उसका अवलोकन ऐसी जांच विचारण के लिए साक्ष्य उचित विवेचन करने के प्रयोजन से आवश्यक है। ये है तो व्यवस्था किताब में, लेकिन कोई जज मजिस्ट्रेट न अलाउ करते हैं और न तो कोई जाता है। तो इसमें आदमी को प्रयास करना चाहिए। अगर ये ज़रूरत हो 310 स्थलीय निरीक्षण के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है। हालांकि इस पर जजमेंट भी है कि ये कोई बाउंड नहीं है कोर्ट, जैसे 121 में है कि सेशन कोर्ट ऊपर की कोर्ट अगर 164 का बयान करने वाले मजिस्ट्रेट को अगर बुला करके आप जिरा करना चाहें तो आप उनको प्रिविलेज मिला हुआ है कि मजिस्ट्रेट न्यायाधीश को बुला के जिरा न कराई जाएगी, लेकिन कब कराई जाएगी, जब ऊपर की कोर्ट उनको तलब करे तो बुलावे तो आवें एज ए गवाह, अपनी गवाही चीफ करावें कि जिरा हो। अमूमन न के बराबर ही होता है। तो 164 का बयान लिखने वाले मजिस्ट्रेट को बुलाने का प्रयास हालांकि हमने भी किया, लेकिन कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। उस पर जजमेंट भी है कि उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनको प्रिविलेज मिला हुआ है एविडेंस एक्ट में 121 वगैरह में। इस तरह की किताब में है, प्रयास तो करना ही चाहिए आदमी को। फिर आता है 310 के बाद 311 सक्षम साक्षी के बारे में। ये जनरल प्रोविजन है, सभी को जानकारी होती है। आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या किसी प्रोसीडिंग में गवाही पूरी हो गई, कुछ मैटर छूट गया है तो आप पुनः बुलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसमें भी कोर्ट जो है नानुकूल करती है। तो 311 ये व्यवस्था दी गई है।
311 सब क्लास ए बनाया गया था CRPC में था। हमको लगता है कि उसी में एक सेक्शन ये बढ़ा हुआ है। नमूना हस्ताक्षर अंगूठा लेने के लिए व्यक्ति को आदेश दे, किसी का प्रोसीडिंग के दौरान ये चैलेंज आता है कि सिग्नेचर उनका नहीं है, अंगूठा उनका नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप फला जगह फला अमुक स्थान पर अपना अंगूठा हस्ताक्षर राइटिंग एक्सपर्ट को राइटिंग देने नमूना देने के लिए आप उपस्थित हों। ये एक आदेश देने की बात है, बस इतना ही है। परिवादी और साक्षियों का व्यय के बारे में बताता है कि जहाँ पर गवाही बुलाई जा रही है, जहाँ इंक्वायरी और ट्रायल में हाजिर होने की बात है, वहाँ उचित व्यय राज्य सरकार साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश कर सकती है। तो ये स्टेट के गवाह होते हैं जो उनको जो है स्टेट के खर्चे पे आना है, उनको ही प्रोटेक्शन मिलता है, स्टेट ही देती है प्रोटेक्शन। अब आता है 313 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हम लोगों के लिए, अभियुक्त की परीक्षा किया जाना। अभियुक्त की 313 हम लोग बराबर सुनते हैं, उधर चीफ क्रॉस हो गया तो फिर जो है कूद करके 313 में आदमी आता है। 313 मुलजिम की गवाही होती है। 313 ऑन ओथ नहीं होता है। क्वेश्चन फार्म में ये डाटा प्रोफार्मा बनाते हैं, लेकिन जो उसके सामने मुलजिम के सामने रखा जाएगा, फैक्ट पूरा रखा जाएगा। अगर कोई फैक्ट छूट गया और मुलजिम से सवाल जवाब नहीं किया गया तो उस आधार पर एक्विटल भी होता है और हुआ भी है। जितने भी बयान चीफ आए होंगे, चीफ रखा जाएगा उसके सामने कि आपके सामने फलाने पूरे जहाँ जय पेज का हो प्रिंटेड, हालांकि उत्तर छोटे में लिखाया जाता है, वो आपको अधिकार है। 315 में खूब आराम से अपनी गवाही करते रहिए, विस्तार में बताइए। तो ये इतना ही बताता है। इसमें यह है कि 313 में एडवोकेट के 313 सब क्लास 5 में भी दिया गया है कि डिफेंस का वकील भी और प्रोसिक्यूशन का कोर्ट को मदद करेंगे उत्तर लिखाने में। तो हालांकि उसमें कोई झूठ भी बोलता है, आन होता नहीं, झूठ बोलता है तो भी उसके खिलाफ कोई पनिशमेंट और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। 313 के बाद आता है 314, जहाँ सेशन मजिस्ट्रेट ट्रायल है, वहाँ पर मौखिक बहस होगी, यहाँ पर मेमोरेंडम आर्गूमेंट हो जाएगा, मौखिक बहस की बात आती है, मौखिक बहस फाइल हो जाएगी। 315 आता है, ये अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। इसका ये खुद जो है अपने को अपने गवाही के लिए एप्लीकेशन दे कि साहब हमारा जो है इसमें लिखा हुआ है कि वह स्वयं अपने लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में न बुलाया जाएगा। मुलजिम को कोर्ट अपने आप नहीं बुलाएगी, उसकी एप्लीकेशन आएगी कि हमको भी गवाही कराई जाए। हम 233 में वह सेशन ट्रायल में अगर आए तो हम लिस्ट ऑफ विटनेस दे रहे हैं, हमारे और गवाह हैं वो भी आएंगे, उनका भी चीफ होगा, उनका भी क्रॉस किया जाए अपने बचाव पक्ष में। तब जाके 315 में पूरा कंप्लीट डिफेंस काउंसिल उनके चीफ लिखाएगा और प्रोसिक्यूशन क्रॉस करेगा। ये है 315। 316 आता है कि प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना। धारा 306 307 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी वचन या धमकी या अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। 306 और 307 जो है इसमें जो अभी हम लोगों ने क्षमादान वगैरह के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ा था कि क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति है, क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। और इधर जो है 306 में को एक्यूज को मतलब मुलजिम सह अभियुक्त को छोड़ने की जो उसमें पावर दिया गया था, उस प्रक्रिया के बारे में ये कह रहा है कि 306 और 307 में जैसे उपबंधित हैं उसके सिवाय वहाँ क्षमादान वगैरह वाली बात छोड़ दी जाए तो किसी वचन या धमकी द्वारा अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि
उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया गया है। मतलब उसको कोई प्रेशर दे करके, कोई इंड्यूस करके इंस्टिगेट किया हो, ऐसा कोई बात नहीं कही जाएगी, ये नहीं माना जाएगा। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। 316 के बाद 317 जो हम एडजमेंट की बात कर रहे थे, प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन द सर्टेन केस। अगर यहाँ हाजिरी माफ़ी आप कर देते हैं तो इतना ही है कि आगे की कार्रवाई वकील अपना कर सकता है, मुलजिम नहीं आया है तो विचारण, इंक्वायरी और ट्रायल आगे चलेगा। 317 बताता है। लेकिन इसी में सब क्लास 2 दे रहा है कि जैसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व यानी प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है, यदि न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को यह विचार होता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझे तो उन कारणों को लेखबद्ध किए जाएंगे तथा जांच विचारण स्थगित भी कर सकता है। यही चीज़ है। अगर प्लीडर कह रहा है, वकील कह रहा है कि बिना वकील मुलजिम के नहीं हो सकता है, तो वो समझ अच्छा समझेगा तो वो अर्जेंट भी कर देगा। ये एडजमेंट है। हाजिरी माफ़ी हम लोग जो एप्लीकेशन देते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि वो नहीं आया है तो वकील आगे की प्रोसीडिंग कर रहा है। और 309 में जो है कंप्लीट करते हैं कि साहब वो भी नहीं आया है, हम भी नहीं रहेंगे और पूरा प्रोसीडिंग ही रोक दीजिए, तो वो जो एडजन हो जाती है। दोनों में तो अंतर है थोड़ा। 318 आता है जहाँ पर एक प्रक्रिया अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझ रहा है, जहाँ कोई विकृत चित्त हो, मुलजिम हो, न सब पागल न हो लेकिन कुछ समझने में सक्षम न हो। दिया हुआ है यदि अभियुक्त विकृत चित्त न होने पर भी ऐसा है कि कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती है, तो ऐसी कार्यवाही का परिणाम दोष सिद्धि है। अगर वो कन्विक्शन हो रहा है तो कार्यवाही को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय भेजा जाएगा। जैसे कि 366 में फांसी वगैरह की सज़ा देने के बाद कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है। वही एक छोटी सी प्रक्रिया यहाँ बताया है कि अभी पागल तो नहीं है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट को कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है कि साहब इसका कन्विक्शन हो गया है, इसको कंफर्म किया जाए, और कुछ नहीं है। 318 है। 319 है अपराध के दोषी प्रतीत होने पर। 319 है मुलजिम को बुलाना, दूसरे एडिशनल एक्यूज को। पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। अब किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोर्ट को मालूम पड़ता है कि इस साक्ष्य से, इस एविडेंस से जो है अन्य किसी मुलजिम आदमी को तलब किया जाए एज ए मुलजिम। यहाँ दिया हुआ जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारणा के दौरान साक्ष्य से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के रूप में विचारणा किया है, उसको तलब कर सकता है। कभी कभी अमूमन चीफ वगैरह में बयान आ जाता है, बयान दिलवा भी देते हैं लोग, और उसी आधार पर तलबी आदेश के बाद इसको चैलेंज हो सकता है ऊपर की कोर्ट में। तुरंत एडमिट नहीं करना चाहिए। 319 के बाद में 320 जो कि टेबल दिया हुआ है, कंपाउंडिंग का चैप्टर है। कौन कौन से सेक्शन कंपाउंड होंगे, समन कराए जा सकते हैं, समझौता हो सकता है, मुकदमा ख़त्म कराया जा सकता है। तो इस तरीके से 320 हो गया। और 321 बताता है विड्रॉल ऑफ अभियोजन विड्रॉल ऑफ केस है, अभियोजन वापस लेना, यानी विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन है। कोई भी सरकारी वकील, सरकारी लोक अभियोजक या एपीओ पीओ अपने स्टेट के मुकदमे को वापस लेने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। कभी कभी कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो उसमें भी एप्लीकेशन स्टेट की तरफ से पड़ जाती है। और इसमें दे रहा है कि न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है, कोर्ट परमिशन के साथ में, लीव के साथ में है। यदि आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त उन्मोचित कर दिया जाएगा। यदि आरोप अपेक्षित नहीं है तो ऐसे अपराध को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ये सब व्यवस्था दी गई है। लेकिन जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बात आती है ऐसा अपराध ऐसी बात से संबंधित है कि किसी विधि के विरुद्ध जिस पर संघ की कार्यपालिका, जहाँ सेंट्रल का गवर्निंग है, तो वहाँ पर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट और
उस कोर्ट में सेंट्रल का कोई सरकारी वकील नहीं है, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के ये कार्य नहीं हो सकता है। अनुज्ञा लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये 321 के बारे में आया। और 322 जिन मजिस्ट्रेटों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं वो है, यदि किसी जिले में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध किसी जांच विचार दौरान उसे साक्ष्य ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आधार पर यह अवधारणा की जा सकती है कि उस मामले का विचारण सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, मतलब उसको जो दिया गया है कि उसको ट्रायल करने का पावर नहीं है, तो आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा। सेकंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, मामले का विचारण अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित अगर लग रहा है उसको कि दूसरे कोर्ट में विचारण होना चाहिए, तो वो सीजीएम के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देगा, सीजीएम को आगे फॉरवर्ड कर देगा। यही 322 बताता है। और अगर वो इसमें सीजीएम जो है अपने सबॉर्डिनेट को भी ट्रांसफ़र करने की बात करता है। 323 एक स्पेशल अच्छी चीज़ है ये, कि किसी भी स्टेज पर कोर्ट को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह मामला जो है सेशन कोर्ट द्वारा विचार नहीं है, तो वहाँ पर कमिटल रेमिटल की बात आती है। प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड केस शुड बी कमिटेड। पहले उधर जो है 207, 208, 209 था ना, कि पहले स्टेट का जो जितने भी चार्जशीट वगैरह पेपर मुलजिम को मिल जाता है, लगता है कि अब सेशन ट्रायल है तो 209 वगैरह में उधर कमिट करने का, वहाँ तो ठीक है। अगर फिर आगे ट्रायल चल भी गया तो कोर्ट को किसी भी स्टेज पर लगता है कि अब ये हमारे यहाँ सेशन ट्राइबल है, या कोई ऐसा मुकदमा हो जो कनेक्टिंग मुकदमा हो, क्रॉस केस हो, एक वहाँ चल रहा हो और एक मुकदमा यही मजिस्ट्रेट के यहाँ पड़ा हो, तो वैसे मुकदमे को भी क्लब कराया जा सकता है। उसको भी इसी 323 में आप एक साथ सेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 323 एक अच्छा ये सेक्शन था। फिर 324 बताता है कि स्टम्प विधि या अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्तियों का विचारण। इसमें स्टम्प खोटा सिक्का वगैरह के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ 3 साल या अधिक की अवधि के लिए कारावास दंडनीय अपराध के दोष सिद्ध किए या चुकने पर उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 साल या अधिक की अवधि के लिए कारावास दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः अभियुक्त है, और उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष मामला लंबित है समाधान हो जाता है कि यह उपधारणा करने के लिए आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह उस दशा के सिवाय विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा या सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट मामले का विचार करने के सक्षम नहीं है। ये विशेष परिस्थिति बता रहा है कि जहाँ 3 साल उससे अधिक की बात है और ऐसी कंडीशन बन गई है कि पुनः विचारण होने की बात है, एक अलग से मुकदमे की विचारण की बात है, तो वह सीजीएम को भेजेगा, या तो अगर उचित समझता है सेशन कोर्ट में आगे की ओर फॉरवर्ड करने की बात है। इसी में दे रहा है कि 239, 245 की बात आ गई, वही डिस्चार्ज वाली बात है। सेशन न्यायालय को सुपुर्द अगर कर दिया गया या सीजीएम को सुपुर्द कर दिया गया, अगर पहुंच गया किसी भी स्टेज में है, तो फिर से उसको माना जाएगा, उसको डिस्चार्ज का मौका, यानी 239 में डिस्चार्ज का मौका मिलेगा, 245 में डिस्चार्ज का मौका मिलेगा, उधर मजिस्ट्रेट ट्रायल में और इधर जो है कंप्लेंट में। तो इस तरीके से ये है। 325 जो है प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो अपने से दिया हुआ है कि जब मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता है, यानी साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड जो मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए, अथवा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होते हुए उसकी यह राय है कि बंद पद निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, अपनी राय अभिलिखित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम को भेज सकता है। यहाँ पर भी वही बात है पनिशमेंट देने की और कॉम्पिटेंट ना होने की कंडीशन में। प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सेवर, तो उसमें जो है अगर वो लगता है कि वो पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, तो सीजीएम के यहाँ उसको केस को फॉरवर्ड करने की बात है। जब
इसमें सब क्लास 2 में दिए, जब एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण एक साथ किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे में कार्रवाई करना आवश्यक समझता है तो अभियुक्त की राय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मतलब कई मुकदमे हो, एक से अधिक मुकदमे की बात हो तो उसके लिए भी राय के लिए चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से ये है। 326 में एक दे रहा है, भागता एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा भागता दूसरे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि। कुछ पार्ट जैसे किसी दूसरे कोर्ट में चला, फिर लगा कि दूसरे कोर्ट में जाएगा, तो उस बारे में ये प्रोसीजर बताता है कि आगे जहाँ पर पहुँचा होगा उसकी आगे की प्रोसीजर अडाप्ट कर ली जाएगी। 326 के बाद में 327 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में बताता है। 376 और महिलाओं के प्रकरण के बारे में बताता है कि यहाँ खुला न्यायालयों का खुला होना, जहाँ दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच विचारण प्रयोजन में बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिनमें जनता सारा प्रवेश कर सकेगी और जहाँ की सुविधा पूर्वक वे उसमें समा सके। परंतु यदि पीठाधीन पीओ को या मजिस्ट्रेट को ठीक समझता है, विशेष मामले में आदेश दे सकता है कि उस कमरे या भवन न्यायालय में द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है जहां कोई प्रवेश न करे। वही कैमरा प्रोसीडिंग है जिसमें कि हम लोग जो एप्लीकेशन डालते हैं इस चित्र वगैरह के मामले में या फैमिली कोर्ट में भी डाला जाता है कैमरा प्रोसीडिंग। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसमें है। 327 ये कैमरा प्रोसीडिंग की बात आती है और 327 जो बताता है कि एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द ट्रायल इंक्वायरी, किसी भी केस का सेशन में कमिटल करना 323 में ये बताता है। 327 एक इम्पोर्टेंट समझ में आया हम लोगों को। और ये 320 321 तो अभियोजन कंपाउंड वाली बात है, इसका है। और इधर जो है 309 हम लोग अर्जन करते हैं, 317 में हाजिरी माफी देते हैं, इस तरीके से। और 300 जो है डबल जेओपार्डी का सिद्धांत जो बताता है कि एक बार कन्विक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी उपयोग आता है। इस पर हम लोगों को विशेष ध्यान दिए रहना चाहिए ताकि कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। मित्रों, की छोटी सी जानकारी से मुझे लगता है आप लोगों का कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।